हमें आज जो क्लास 9th की साइंस है उसमें से जो फिजिक्स आपका है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है 9th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मोशन। लेकिन हमें मोशन चैप्टर में पहुंचने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, और इसके बाद फंडामेंटल यूनिट यानी मूल राशियों के लिए जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, ठीक है, जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जैसे दूरी और समय, दूरी हो गया, समय हो गया, यहाँ पे जितनी भी हमारी मूल राशियाँ मेनली 7 होती है। कितनी? 7। सबसे पहले कौन होती है? द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे हम क्या कहते हैं? मास, ठीक। इसके बाद कौन होती है? डिस्टेंस, जिस दूरी, समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, 7 होती है। तो मूल राशियाँ क्या हो गई? ऐसी राशियाँ जो अन्य किसी पर निर्भर नहीं होती, यानी जो खुद में ही सर्वे सर्वा होती हैं, ठीक है, अन्य किसी पर निर्भर नहीं होती, ये 7 होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल राशियों के लिए जो मात्रक होंगे उनको हम मूल मात्रक कहेंगे। क्या? मूल राशियों के लिए जो मात्रक होंगे, जैसे दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी तो हो गई हमारी मूल राशि, लेकिन दूरी के लिए जो मात्रक हुआ मीटर वो मूल मात्रक हो गया। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मूल राशियों के लिए नियुक्त किए गए मात्रक मूल मात्रक। जैसे समय क्या है? मूल राशि, और समय के लिए कौन सा यूनिट है? मात्रक सेकंड, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्या? मूल राशि, बट ये क्या है? मूल मात्रक। तो इसकी परिभाषा क्या हुई मूल मात्रक की? मूल राशियों के लिए जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? मूल मात्रक। इसके बाद हम चलेंगे, मूल राशि देख लिया, मूल मात्रक देख लिया, थर्ड जो है वो है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं? ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाए, ठीक है। किसकी सहायता से? ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाए उनको व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल, चाल, ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पे दूरी भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। देखिए, तो मूल राशियों की सहायता से, किसकी सहायता से? मूल राशियों की हेल्प से जो राशि मिली उनको हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई राशियां व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। जैसे वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें विस्थापन और नीचे टाइम आएगा, तो वो भी विस्थापन यानी कि डिस्टेंस से दूरी, और हमारा जो टाइम है वो भी हमारे कैसे? मूल राशि। तो मूल राशियों की हेल्प से जो राशियाँ प्राप्त होगी उनको क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियाँ। इसी तरीके से हमारा क्या है? त्वरण, जिसे हम एसेलरेशन या एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो ये सब कैसी राशि है? मूल राशियाँ। यानी ये जो राशियाँ हैं हमारी, ये मूल राशियों की हेल्प से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेग है और यहाँ पर क्या आएगा? वेग परिवर्तन की समय दर को, तो डेल्टा टी। टाइम हमारी मूल राशि है और वेग जो बनेगा वो भी हमारा किससे मिलके बन गया? मूल राशियों की सहायता से। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई राशि को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक होते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियों के लिए नियुक्त मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे पहली हमने व्युत्पन्न राशि क्या देखी थी? चाल बराबर दूरी अपॉन में समय, टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा कि मूल राशि व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो जो मीटर प्रति सेकंड होगा, ये जो यूनिट है, ये कौन सा यूनिट होगा? व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? ड्राइव्ड यूनिट। तो व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक होंगे उनको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये किसका होता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण का। त्वरण बराबर हमारा क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जो डेल्टा वी है उसका मात्रक यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एंड जो टी है समय उसका होता है सेकंड। तो सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
ये सब कौन से मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक, यानी व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक होंगे उनको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे और मूल राशियों के लिए जो मात्रक होंगे उनको मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी मूल राशियां हैं वो 7 होती हैं जनरली। कितनी होती है? 7। 7 में कौन कौन सी? सबसे पहली होती है मास। मास मीन्स द्रव्यमान। उसके बाद डिस्टेंस। मास द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा? किलोग्राम, केजी। ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक, इसके बाद समय। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान का क्या होगा? केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है हमारा कैंडेला। ठीक, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल। ठीक, तो हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 देखी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखी हमने? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक केजी, दूरी का मात्रक मीटर, ऐसे 7 देखी। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखने में क्या पता चलता है कि ये हमारी मूल राशि है और ये हमारे क्या है? मूल मात्रक। मूल राशि जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, मूल मात्रक जो मूल राशियों के लिए मात्रक होंगे उनको क्या कहेंगे? मूल मात्रक। ठीक है, इसके बाद है हमारा मोशन। ठीक है, जो इसके जो बेसिक टर्म थे वो हमने समझ लिए थे। मोशन। मोशन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज मोशन, गति क्या है। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के सापेक्ष या समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर कि गति समय के साथ, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? गति। जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए। ठीक है, कोई पर्सन ए है, वो कोई भी पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, 9 बजे सुबह यहीं पर है। ओके, और वो कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। टाइम मान लीजिए अब हो गया हमारा 9:02। कितना हो गया? 9:02। तो 2 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक की गति कर चुका। तो समय के साथ साथ उसकी गति में जो परिवर्तन हो जाए उसको क्या कहते हैं हम? उसकी पोजीशन में जो परिवर्तन हो जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन। अभी ए यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया, तो कुछ उसने डिस्टेंस तय कर ली, तो इसको हम क्या कहेंगे? गति। मतलब समय के साथ साथ उसकी गति में, उस समय के साथ साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन, गति कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 9 बजे यहीं पे है और 9:02 भी यहीं पे हो, तो क्या वो गति होगी? नहीं होगी। ठीक है, समय के साथ साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? गति। सेकेंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। सबसे पहले गति होती है ऋजुरेखी, यानी कि एक सीधे पाथ पर गति करे। उसके बाद होती है सर्कुलर, यानी कि किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर गति करे बराबर। इसके बाद होता है हमारा थर्ड और लास्ट क्या होती है? ऑसिलेटरी, यानी कि दोलन गति। कैसी गति? दोलन। एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहला दूसरा पॉइंट, पहला है रेक्टिलिनियर यानी सरल रेखी। तो कोई भी पॉइंट या बॉडी या सॉलिड बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे गति करे। कैसी मोशन? स्ट्रेट लाइन पे। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है और कोई पिंड है या कोई पर्सन है, वो सीधी गति करते जाए स्ट्रेट लाइन पर, तो ये कौन सी मोशन हो गई? ये होगी हमारी ऋजुरेखी या सरल रेखा में करने वाली गति। ठीक है, रेक्टिलिनियर। सेकंड है हमारी सर्कुलर। सर्कुलर मोशन क्या होती है? कि किसी भी सर्कल के परिधि पर गति करे, गोल गोल। जैसे कोई फुटबॉल या क्रिकेट मैदान के चारों ओर ऐसे राउंड मारे। ठीक है, चारों ओर ऐसे बराबर कंटिन्यूसली राउंड मारे, तो वो कौन सी मोशन होगी? वो भी सर्कुलर मोशन। इसके बाद थर्ड और लास्ट है हमारी ऑसिलेटरी, यानी कि दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये कोई भी लकड़ी लगी है, मान लीजिए यहाँ पर रस्सी की हेल्प से एक पत्थर बंधा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हाथ मार दीजिए, ये फ्री है, हाथ मार दे अगर हम, तो ये अपने इसी एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। तो ये कंटिन्यूसली इधर और इधर, लेफ्ट और राइट में कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे हमारी मोशन करेगा। तो ये इस एक्सिस के अलोंग कर रहा है, लेफ्ट राइट। जैसे घड़ी का पेंडुलम जो होता है हमारा लेफ्ट राइट। तो ये हमारी कौन सी मोशन होती है? दोलन गति, यानी कि एक अक्ष के सापेक्ष आगे पीछे की तरह जो आगे पीछे
की तरफ जो गति करे वो कौन सी गति होती है, दोलन गति। कौन सी गति, दोलन। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ठीक है, वो लेफ्ट राइट या अप डाउन कुछ भी हो, वो कौन सी गति, दोलन गति। बस कंडीशन ये है कि एक एक्सेस के अलॉन्ग होना चाहिए। कैसे, एक एक्सेस यानी किसी अक्ष के आगे, हमारा आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे फिर आगे, तो ये कौन सी गति होगी, दोलन गति। ठीक है, किसी अक्ष के पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए ऐसे मैंने बांध दिया तो ये ऐसे जाएगा आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, तो ये कौन सी गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हम 3 टाइप के मोशन पहले ली। पहली थी रिजुरे की गति, दूसरी वृत्ति गति और तीसरी हमारी कौन सी, दोलन गति। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिविटी ऑफ मोशन यानी कि गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता क्या हो सकती है, एक मिनट। जैसे गति की सापेक्षता समझाने के लिए सब देखिए, किस गति की सापेक्षता होती क्या है, सबसे पहले देखेंगे लिखा क्या है कि एक ही वस्तु किसी एक प्रेक्षक मीन्स कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी एक प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में हो सकती है, जबकि वही वस्तु किसी अन्य प्रेक्षक के लिए गतिमान अवस्था में हो सकती है। अब इसको हम जर्नली टर्म में समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, जर्नली टर्म में हमारा कहाँ से हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, 3। ठीक है, 3 है। जैसे 2 मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति जो है हमारा, एक ए है और एक बी, ये कहाँ है, ये हमारे ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, किस में बैठे हैं, ट्रेन में। और एक जो व्यक्ति है सी, ये बाहर सड़क पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, सड़क पर खड़े होके देख रहा है। ठीक है, ध्यान समझना। तो अगर सी की रिस्पेक्ट में देखा जाए, किसकी रिस्पेक्ट में, सी अगर देखेगा तो कहेगा ए और बी दोनों गति की अवस्था में है। कैसी की अवस्था में, गति की। लेकिन वहीं अगर ए देखिए सी ने कहा तो सी ने क्या कहा इन दोनों को, कैसी अवस्था में, गति। लेकिन अगर सी ने मान लीजिए केवल बी को कहा कि बी कैसे कर रहा है, गति कर रहा है, वहीं अगर ए देखे बी को तो दोनों ट्रेन में एक ही डिब्बे में, तो ए क्या क्या कहेगा, ये तो कहेगा कि विराम अवस्था में है। कैसी अवस्था में, विराम में। तो वही बी सी के लिए गति की अवस्था में है, किसके लिए, सी के लिए गति की अवस्था में, लेकिन ए के लिए किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। तो यही कह रहा है कि एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है, कि वही सेम वस्तु किसी दूसरे बंदे के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए विराम अवस्था में हो सकता है। यही गति की सापेक्षता होती है। तो हम ये कभी डेफिनेटली, जब तक कि वो देखने वाला कहीं निश्चित जगह स्टेबल ना हो, स्थायी ना हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरी वस्तु जो है वो गति कर रही है या विराम अवस्था में। ठीक है, जब तक किसी एक पॉइंट को फिक्स ना मान लिया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड और दिशा मीन्स डायरेक्शन। परिमाण का यहाँ सीधा सा मतलब है मात्रा। जैसे दूरी, तो दूरी का परिमाण क्या होगा, मीटर। मैंने कह दिया कि मैं 600 मीटर चल गया, तो मेरा परिमाण चलने का परिमाण कितना है, 600 मीटर। अगर कह दिया जाए मिल्क यानी दूध, तो वो किस में है, उसका परिमाण क्या है, लीटर। समझे। तो परिमाण तो समझ गए हो, किसी भी चीज़ की मात्रा, उसकी कितनी मात्रा है उसको आप परिमाण कहते हैं। डायरेक्शन तो वही होती है हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या अपोजिट, कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेट भार। ठीक है, जिन्हें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारा ऊर्जा, समय, टाइम, वर्क, लेंथ। जैसे इनको समझने के लिए हम इनके कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा लंबाई, अब लंबाई अगर मैंने कहा कि 20 मीटर, मैंने कह दिया कि इस मार्कर की लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 या 7 मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दिशा बताता है, नहीं, केवल लंबाई उसकी लेंथ बता रहा है, ना कि दिशा। ये तो कह नहीं रहा कि ये ईस्ट है या वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, नहीं। तो ये क्या है, हमारी अदिश राशि है जो केवल अपने परिमाण को दिखाए। जैसे कार
कार्य का मात्रक जूल कह दिया जाए कि इतने जूल कार्य किया, तो वो दिशा बताता ही नहीं है, समझे। इसके बाद समय का मात्रक सेकंड, जैसे मैंने कह दिया मैं 5 बजे घर पहुंचा, तो क्या वो डायरेक्शन बता रहा? नहीं। तो जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। त्वरण जैसे मान लीजिए 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, अगर प्लस है इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है। और माइनस इसका मतलब क्या? घट रहा है। ये आगे पढ़ेंगे। तो सदिश राशि ऐसी राशि हैं जिन्हें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि है जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट मीन्स, जैसे मान लीजिए आप अपना पता बताएं किसी दोस्त को, तो आप अपना पता, मान लीजिए उसको घर के आसपास किसी का नहीं, तो आप कहेंगे कि मेरे इस टावर के पास घर है, या इस मंदिर के पास है, या इन बड़े वाले भाई साहब के घर के जस्ट सामने है। तो जो टावर या मंदिर का आप पता बता रहे हो वही रेफरेंस पॉइंट है हमारे घर का, समझे। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब आप आ जाइए, वो जो जियो का टावर है उसके जस्ट राइट में 3 कदम चल के मेरा घर है। तो जो मेरे घर बताने के लिए मैंने टावर को जो माना, तो वो रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो जिस बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो मैंने अपना घर बताने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली? टावर की, ठीक है। तो टावर को क्या माना मैंने? रेफरेंस पॉइंट। जो दूसरा बंदा होगा वो आएगा और कहेगा यहाँ पे टावर है, उसने कहा था कि लेफ्ट या राइट में इतने कदम में चला जाएगा। तो जो मैंने टावर के हिसाब से जो अपना एड्रेस बताया, वो टावर वहाँ किसका काम कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट का। इसी तरीके से हम ये कहते हैं इस मंदिर के पास है, इस गली के पास है, इस तालाब के पास है। तो ये मंदिर, गली, टावर या कुछ भी, ये हमारे किसका काम कर रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट।